इतिहास में ना कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक पूरी क्रांति की पहचान बन जाते हैं। आज बात होगी एक ऐसे ही महानायक की, जिसने सिर्फ एक सल्तनत को चुनौती नहीं दी, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। चलिए जरा चलते हैं 17वीं सदी के भारत में। उस दौर की कहानियां बताती हैं कि मुगलों के शासन में हर तरफ एक निराशा का माहौल था। लोगों की आस्था पर चोट की जा रही थी और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। पर इसी घने अंधेरे में एक चिंगारी सुलग रही थी। और जानते हैं वो चिंगारी क्या थी? वो थी एक सोच, एक सपना, एक ऐसे नायक का जिसके दिल में सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि एक ऐसा ख्वाब था जो आने वाले कल का नक्शा बदल सकता था। तो कहानी शुरू होती है 19 फरवरी 1630 से। शिवनेरी के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले एक बड़े जागीरदार थे जो सल्तनत के लिए काम करते थे। लेकिन उनकी असली गुरु, उनकी मार्गदर्शक, उनकी प्रेरणा थी उनकी मां जीजाबाई। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ रामायण और महाभारत की कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि उनके जहन में एक लक्ष्य का बीज बो दिया, हिंदवी स्वराज्य का लक्ष्य। तो ये हिंदवी स्वराज्य आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतना नहीं था। नहीं, ये एक आइडिया था, एक सोच थी, एक क्रांति थी। एक ऐसे राज का सपना जहां शासन अपना हो, संस्कृति अपनी हो और जो बाहरी ताकतों से पूरी तरह आजाद हो। यही वो सपना था जिसके इर्द गिर्द शिवाजी की हर चाल, हर रणनीति बुनी जाने वाली थी। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? शिवाजी के मामले में इसकी शुरुआत हुई किलों से। हाँ, किलों से, और वो भी उस उम्र में जब ज्यादातर लोग जिंदगी को समझना शुरू कर रहे होते हैं। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 15 साल की उम्र, और उस उम्र में शिवाजी महाराज ने वो बात समझ ली थी जो बड़े बड़े सुल्तानों के पल्ले नहीं पड़ती थी। वो क्या थी? यही कि जिसके किले उसका राज। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनके हिंदवी स्वराज्य की इमारत की पहली ईंट थी। और वो सिर्फ सोचते नहीं थे, वो कर दिखाते थे। तोरणा और चाकन के किले जीत लिए। अब ये बात आदिल शाह को चुभ गई। उसने बदला लेने के लिए क्या किया? शिवाजी के पिता को ही बंदी बना लिया। अब यहां शिवाजी ने तलवार नहीं, बल्कि अपना दिमाग चलाया। एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सीधा आदिल शाह के सबसे बड़े दुश्मन मुगल बादशाह शाहजहां को खत लिख दिया कि चलिए हाथ मिलाते हैं। दो दुश्मनों के एक होने के डर से आदिल शाह के हाथ पैर फूल गए और उसे झुकना पड़ा। क्या कमाल की डिप्लोमेसी थी! सिर्फ 18 साल की उम्र में। शिवाजी के शुरुआती दांव सफल रहे, लेकिन अब उनका सामना होने वाला था एक ऐसे दुश्मन से जो किसी शैतान से कम नहीं था। और यहीं उनकी असली परीक्षा होनी थी। और अब कहानी में एंट्री होती है अफजल खान की। वो कोई आम सेनापति नहीं था, बल्कि चलता फिरता खौफ था। 7 फीट का दैत्य, बेहद क्रूर, और जिसका रिकॉर्ड था अपराजय, अनबीटेबल। और दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज, जिनकी असली ताकत उनकी सेना नहीं, उनका दिमाग था। तो सीन सेट था। ये थी असली डेविड बनाम गोलियात की जंग। तो शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने बिछाया एक ऐसा जाल जिसमें खान को फंसना ही था। देखिए कैसे। पहला कदम, डर का नाटक करो। खान को ऐसा दिखाओ कि तुम डर गए हो, इससे उसका घमंड और बढ़ जाएगा। दूसरा कदम, उसे अपनी टेरिटरी में बुलाओ, प्रतापगढ़ किले के नीचे, जहां हर कोना शिवाजी का अपना था। तीसरा कदम, पूरी तैयारी। कपड़ों के नीचे छिपाया लोहे का कवच और हाथ में छिपाया बाघ नख, वो छोटा सा लेकिन शेर को भी फाड़ देने वाला हथियार। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, जब दुश्मन धोखा दे तो तुम उससे एक कदम आगे रहो। अफजल खान की मौत सिर्फ एक सेनापति की मौत नहीं थी, ये आदिल शाह के घमंड की मौत थी। इस एक जीत ने पूरे हिंदुस्तान के तख्त हिला दिए। अब शिवाजी सिर्फ एक स्थानीय सरदार नहीं थे, जैसा उनके दुश्मन कहते थे। वो एक ऐसी शक्ति बन चुके थे जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और पनहालगढ़ पर कब्जा करके उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। अब तक तो लड़ाई बीजापुर सल्तनत से थी, लेकिन शिवाजी की बढ़ती ताकत की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी थी, मुगल बादशाह औरंगजेब के कानों तक। और अब शुरू होने वाली थी शिवाजी की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। औरंगजेब कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने भेजा अपने सबसे भरोसेमंद और चालाक सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को। जयसिंह ने ऐसी घेराबंदी की कि पहली बार शिवाजी महाराज को पीछे हटना पड़ा। और जो संधि हुई, पुरंदर की संधि, उसकी शर्तें दिल तोड़ने वाली थीं।
अपने 36 में से 23 किले मुगलों को दे दो, उनके लिए लड़ो, यहां तक कि अपने बेटे संभाजी को भी उनकी सेवा में भेज दो। एक पल में सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। स्वराज्य का सपना मानो टूटकर बिखर गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, इज्जत देने के लिए नहीं, बल्कि अपमान करने के लिए। और फिर उन्हें और उनके छोटे बेटे संभाजी को नजरबंद कर दिया गया। 3 महीने दिल्ली से सैकड़ों मील दूर, दुश्मन की कैद में। सबको यही लगा कि शिवाजी का किस्सा अब खत्म। लेकिन वो शिवाजी थे, हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। तो उन्होंने फिर से वही हथियार इस्तेमाल किया जो उनका सबसे ताकतवर था, उनका दिमाग। प्लान क्या था? पहले बीमार होने का नाटक करो, फिर रोज गरीबों को मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू करो, ताकि पहरेदारों को इसकी आदत बढ़ जाए और वो चेकिंग में ढील दे दे। और फिर एक दिन जब किसी को शक भी ना हो, अपने बेटे के साथ उन्हीं टोकरियों में छिपकर बाहर निकल जाओ। कमाल है ना? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत थी। आगरा से निकलकर शिवाजी जब वापस लौटे तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। अब मकसद सिर्फ खोए हुए किले वापस लेना नहीं था, अब मकसद था उस सपने को एक औपचारिक शक्ल देना जिसके लिए वो पूरी जिंदगी लड़े थे। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 6 जून 1674। इस दिन शिवाजी महाराज ने वो किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। वो आधिकारिक तौर पर छत्रपति बने, मतलब एक स्वतंत्र संप्रभु सम्राट। सालों पहले देखा गया हिंदवी स्वराज्य का सपना अब हकीकत बन चुका था। और उनकी कामयाबी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जो सफ़र कुछ गिने चुने किलों से शुरू हुआ था, वो 1680 तक 350 से भी ज़्यादा किलों के एक विशाल साम्राज्य तक पहुंच गया था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक इंसान की जिद और उसके सपने की गवाही है। तो सपना सच हो गया था, एक साम्राज्य खड़ा हो चुका था। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था, और इस नए साम्राज्य का भविष्य अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर था। जब ऐसा लग रहा था कि मराठा साम्राज्य को अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक उसी वक्त किस्मत ने अपना पासा फेंक दिया। अप्रैल 1680 में अपनी ताकत के चरम पर छत्रपति शिवाजी महाराज अचानक बीमार पड़े और उनका निधन हो गया। ये खबर एक झटके की तरह थी। वो इंसान जिसने एक सपने को सच कर दिखाया था, अब नहीं रहा। उनके जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब क्या होगा, इस स्वराज्य को, इस सपने को अब कौन संभालेगा? और यही सवाल उनकी विरासत को आज भी जिंदा रखता है।